दर्शकों को दार्जिलिंग की शांत और खूबसूरत वादियों में ले जाया जाता है, जहां एक मूक और बधिर लड़का मर्फी जॉनसन, जिसे सब प्यार से बर्फी कहते हैं, अपनी अनोखी दुनिया में जीता है। बर्फी का जीवन आवाज़ों के बिना चलता है, लेकिन उसमें खुशी की कोई कमी नहीं होती। उसके चुलबुले स्वभाव, मासूम शरारतें और दिल जीत लेने वाली मुस्कान ने पूरे शहर को अपना दीवाना बना रखा है। बर्फी की मां का निधन बचपन में ही हो गया था और उसका पिता एक मामूली चालक है जो अपने बेटे की दुनिया को रोशनी देने की कोशिश करता है, लेकिन गरीबी और बीमारी का साया इस खुशहाल रिश्ते पर भी पड़ने लगता है। बर्फी की दुनिया में अचानक हलचल तब मचती है जब वह श्रुति घोष नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से टकराता है। श्रुति अपने मंगेतर रोहन से शादी की तैयारियों में लगी है, लेकिन बर्फी की सादगी और खुशमिजाज स्वभाव उसे बहुत आकर्षित करता है। बर्फी उसे हर दिन नए नए तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वह साइकिल चलाते हुए उसे रास्ता दिखाना हो या अपनी अजीबोगरीब नटखट हरकतों से उसे हंसाना। धीरे धीरे श्रुति को एहसास होता है कि वह बर्फी की मासूम दुनिया में खुद को खो चुकी है। बर्फी के साथ बिताए हर पल में उसे एक सुकून और अपनापन महसूस होता है, जो वह अपने मंगेतर के साथ कभी महसूस नहीं कर पाई थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ उसका सामाजिक प्रतिष्ठा वाला मंगेतर रोहन है और दूसरी तरफ एक मूक बधिर लेकिन सच्चा दिल रखने वाला बर्फी। उसके माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, उसे बार बार याद दिलाती हैं कि प्यार जिंदगी का सब कुछ नहीं होता, स्थिरता और सम्मान भी जरूरी है। इस मानसिक द्वंद्व के बीच श्रुति को फैसला लेना होता है, क्या वह अपने दिल की सुनेगी या समाज के नियमों की। इसी बीच बर्फी की जिंदगी एक और मोड़ लेती है। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। बर्फी, जिसे कभी जिंदगी की दौड़ में जीतने की परवाह नहीं थी, अब जिंदगी से लड़ने को मजबूर हो जाता है। वह अपने दोस्त की मदद से बैंक लूटने की योजना बनाता है, लेकिन एक अजीबोगरीब मोड़ पर वह अपनी बचपन की दोस्त झिलमिल को किडनैप करने का नाटक करता है। झिलमिल एक ऑटिस्टिक लड़की है जिसे उसके अपने परिवार ने सिर्फ पैसों की वजह से अनाथालय में छोड़ दिया था। झिलमिल की मासूमियत और बर्फी की शरारतें एक ऐसी अनोखी दोस्ती की शुरुआत करती हैं जो भावनाओं की एक नई दुनिया की झलक देती है। झिलमिल को बर्फी के साथ एक अनकहे रिश्ते का एहसास होता है और दोनों एक दूसरे की अधूरी दुनिया को पूरा करने लगते हैं। इस पहले भाग में हम बर्फी के बचपन, उसकी चुलबुली आदतों, श्रुति से पहली मुलाकात और झिलमिल के साथ उस अनोखी किडनैप योजना के बीज बोते हैं। कहानी की नींव एक भावनात्मक, प्यारी और जटिल दुनिया पर रखी जाती है, जहां संवाद नहीं लेकिन भावनाएं बोलती हैं। भाग 2, फैसलों की उलझन। कोलकाता की पुरानी गलियों में बर्फी और झिलमिल की जोड़ी हर किसी की नज़र में अजीब मगर प्यारी लगती है। बर्फी झिलमिल को अपने साथ लेकर कोलकाता आता है ताकि दोनों पुलिस और झिलमिल के लालची परिवार से बच सकें। वे एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं, जहां दोनों अपनी ही दुनिया में रम जाते हैं। झिलमिल खाना बनाना सीखती है और बर्फी उसके साथ अपने ही अंदाज में जीने लगता है। दूसरी ओर श्रुति कोलकाता लौट आई है। उसका विवाह रोहन से हो गया है, लेकिन दिल में एक अधूरापन उसे चैन नहीं लेने देता। बर्फी की यादें, उसकी बातें और उसकी मासूमियत हर रोज उसके जीवन में गूंजती हैं। वह चाहकर भी अपने पति के साथ एक सच्चा रिश्ता नहीं बना पाती। उसकी शादी महज एक सामाजिक समझौता बनकर रह जाती है। एक दिन श्रुति की मुलाकात अचानक बर्फी से होती है। वह झिलमिल के साथ उसे देखती है और चौंक जाती है। उसके मन में ईर्ष्या और पछतावे की लहरें उठने लगती हैं, लेकिन वह महसूस करती है कि बर्फी अब झिलमिल के साथ एक खास रिश्ता साझा कर रहा है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस भावना होती है। श्रुति और बर्फी की मुलाकातें फिर से शुरू होती हैं। वे पुरानी बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है, झिलमिल की मासूम उपस्थिति। उधर पुलिस को झिलमिल के गायब होने की सूचना मिल चुकी है और वे बर्फी की तलाश में जुट जाते हैं। इंस्पेक्टर दत्ता, जो पहले से ही बर्फी की हरकतों से चिढ़ा हुआ है, अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। एक दिन अचानक बर्फी और झिलमिल को पकड़ लिया जाता है, लेकिन झिलमिल बोल नहीं सकती और बर्फी भी गूंगा है, तो पुलिस को कुछ स्पष्ट नहीं मिलता। उन्हें संदेह होता है कि बर्फी ने झिलमिल का अपहरण पैसे के लिए किया है।
शहर में अब अफवाहें उड़ने लगती हैं। मीडिया, पुलिस और झिलमिल का परिवार सब एक साथ बर्फी को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन श्रुति, जो अब बर्फी की सच्चाई को समझ चुकी है, उसका समर्थन करती है। वह बर्फी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और उसके साथ खड़ी होती है। झिलमिल, जो बोल नहीं सकती लेकिन अपनी आंखों से सब कुछ कह देती है, बर्फी के साथ जाने की जिद करती है। उसका चेहरा बता देता है कि बर्फी उसका अपहरणकर्ता नहीं बल्कि उसका रक्षक है। भाग 2 का समापन इस मोड़ पर होता है जहां बर्फी और झिलमिल को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन अब समाज की नजरों में वे अलग हैं। श्रुति अपने जीवन में उलझ चुकी है, लेकिन उसके दिल में अब भी बर्फी के लिए एक कोना है। उधर बर्फी और झिलमिल एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, भावनाओं से भरी, शब्दों से परे, एक अनोखी प्रेम कहानी की ओर। भाग 3, झिलमिल की गुमशुदगी और बर्फी की तलाश। समय बीतता है। बर्फी और झिलमिल अब कोलकाता के बाहर एक शांत इलाके में जीवन बिता रहे हैं। छोटे छोटे काम करके वे गुजारा कर रहे हैं। बर्फी एक फोटो स्टूडियो में अस्थायी काम करता है और झिलमिल बच्चों के साथ खेलती है। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता अब गहराने लगा है। एक दिन अचानक झिलमिल गायब हो जाती है। बर्फी के जीवन में एक बार फिर उथल पुथल मच जाती है। वह पूरी बस्ती में झिलमिल को ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर दत्ता को भी इस गुमशुदगी की खबर मिलती है और वह फिर से बर्फी पर शक करने लगता है। इस बार हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। बर्फी टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह हर गली, हर स्टेशन, हर अस्पताल, हर पुलिस थाने में जाकर झिलमिल को ढूंढता है। उसकी मासूमियत और उसके तरीके लोगों का दिल छू जाते हैं। उधर श्रुति को जब यह खबर मिलती है कि झिलमिल फिर से गायब हो गई है, तो उसका दिल बर्फी के लिए फिर से बेचैन हो उठता है। वह अपने पति रोहन से अलग होने का फैसला लेती है। वह जान चुकी होती है कि उसका दिल बर्फी के साथ है। वह बर्फी के पास आती है और झिलमिल को ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। शहर के कैमरे, पुलिस की मदद और झिलमिल के पुराने अनाथालय की कड़ियों को जोड़ते हुए श्रुति और बर्फी को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। झिलमिल को उसके माता पिता ने दोबारा अगवा करवा लिया है ताकि वह उसे स्थायी रूप से मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा सकें और उसकी संपत्ति पर कब्जा जमा सकें। यह खुलासा श्रुति को झकझोर देता है। एक माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन बर्फी जानता है कि झिलमिल को अब बचाना जरूरी है। वह एक बार फिर अपने मासूम मगर चतुर दिमाग का इस्तेमाल करता है। भाग 3 का अंत होता है एक योजना की शुरुआत से, जहां बर्फी श्रुति की मदद से झिलमिल को उसके लोभी परिवार से आजाद कराने के लिए एक साहसी और भावुक कदम उठाने वाला है। भाग 4 में बचाव की योजना, झिलमिल की रिहाई और बर्फी श्रुति के रिश्ते की अंतिम परीक्षा, जिसमें झिलमिल की अचानक गुमशुदगी, बर्फी की बेतहाशा तलाश, श्रुति की वापसी और सच्चाई का खुलासा सामने आता है। भाग 4 बचाव की योजना और अंतिम परीक्षा। बर्फी और श्रुति ने ठान लिया था कि वे झिलमिल को उसके स्वार्थी परिवार के चंगुल से निकालकर फिर से आजाद करेंगे। श्रुति ने कानूनी मदद लेने की सोची, लेकिन झिलमिल की मानसिक अवस्था और उसके परिवार के झूठे दस्तावेजों के कारण यह रास्ता जटिल हो गया। ऐसे में बर्फी अपने चिर परिचित अनोखे और शरारती अंदाज में एक योजना बनाता है। योजना सरल है लेकिन जोखिम भरी। झिलमिल को मानसिक अस्पताल से चुपचाप निकाल लाना। बर्फी और श्रुति अस्पताल के कर्मचारियों के रूटीन, झिलमिल के कमरे की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का अध्ययन करते हैं। योजना यह होती है कि श्रुति एक सामाजिक कार्यकर्ता के भेष में अस्पताल में प्रवेश करेगी और बर्फी एक डिलीवरी बॉय बनकर अंदर घुसेगा। निर्धारित दिन पर दोनों पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं। श्रुति अस्पताल में एक अधिकारी से बातचीत में उलझा देती है, जबकि बर्फी पीछे के रास्ते से झिलमिल तक पहुंच जाता है। झिलमिल, जो बर्फी को देखकर पहचान जाती है, उसकी आंखों में एक चमक दौड़ जाती है। वह बिना किसी विरोध के उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक नर्स उन्हें देख लेती है और शोर मचाती है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। बर्फी और झिलमिल दौड़ते हुए पिछले गेट से निकलते हैं, जहां श्रुति कार लेकर पहले से तैयार खड़ी होती है। तीनों भागते हुए अस्पताल से दूर निकल जाते हैं। अब उन्हें कहीं सुरक्षित ठिकाना चाहिए था। वे एक पुराने चर्च में छिपते हैं, जहां कुछ समय के लिए शांति मिलती है। यहाँ तीनों पहली बार साथ बैठकर चैन की सांस लेते हैं। झिलमिल धीरे धीरे श्रुति के साथ भी सहज हो जाती है।
इस बीच श्रुति अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती है। वह बर्फी को बताती है कि वह उससे प्यार करती है और अपने पति से अलग हो चुकी है। लेकिन बर्फी अब झिलमिल से जुड़ चुका है और वह श्रुति के प्रति अपनी भावनाओं को दबा देता है। बर्फी की चुप्पी श्रुति के लिए सब कुछ कह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब बर्फी का दिल पूरी तरह झिलमिल के लिए धड़कता है। एक टूटे हुए दिल के साथ वह मुस्कुरा देती है और उनका साथ छोड़ देती है। श्रुति, जो कभी बर्फी की दुनिया में आई थी और चली गई थी, अब आखिरी बार उन्हें देखती है और विदा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में सुकून कि बर्फी और झिलमिल अब एक दूसरे के हैं। इसके बाद बर्फी और झिलमिल एक नई जगह पर एक साधारण जीवन शुरू करते हैं। बर्फी अब एक छोटी सी दुकान चलाता है और झिलमिल उसके साथ घर संभालती है। दोनों की दुनिया सादी, शांत और शब्दहीन होती है, लेकिन भावनाओं से परिपूर्ण। भाग 4 का समापन होता है एक शांत सुबह से, जहां बर्फी और झिलमिल एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले बैठे होते हैं। झिलमिल हल्की मुस्कान के साथ बर्फी की ओर देखती है और बर्फी उसकी ओर। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। भाग 5 में समय का बीतना, पुराने जख्मों का भरना और बर्फी की अंतिम परीक्षा। भाग 4 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें झिलमिल की साहसिक रिहाई, श्रुति का त्याग और बर्फी झिलमिल की भावनात्मक एकता को विस्तार से दर्शाया गया है। भाग 5 बजे समय की रेत और अंतिम परीक्षा। समय बीतता है। कोलकाता की एक शांत बस्ती में बर्फी और झिलमिल एक सादे लेकिन प्रेमपूर्ण जीवन में रम चुके हैं। वे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, बस एक दूसरे की मौन भाषा को समझते हुए हर दिन जीते हैं। बर्फी अब एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता है और झिलमिल आसपास के बच्चों को रंगों से खेलना सिखाती है। बर्फी और झिलमिल के बीच की बंधन अब केवल प्रेम नहीं रहा, बल्कि जीवन का आधार बन चुका है। दोनों की दुनिया में बाहरी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे न शोर चाहते हैं, न सराहना, बस एक दूसरे की संगति में जीवन जीते रहना चाहते हैं। लेकिन जीवन फिर से एक इम्तिहान लेने को तैयार है। बर्फी की तबीयत कुछ समय से बिगड़ रही है। वह अक्सर चक्कर खाता है, सांस फूलती है और काम के दौरान थक जाता है। झिलमिल ये सब देखती है, लेकिन अपने तरीके से बर्फी की देखभाल करती है। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगती है, उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन बर्फी मुस्कुराकर सब टाल देता है। एक दिन अचानक बर्फी चाय बनाते बनाते बेहोश होकर गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। जांच में पता चलता है कि बर्फी को दिल की एक गंभीर बीमारी है और अब उसे विश्राम की जरूरत है, लेकिन महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। झिलमिल, जो अब तक दूसरों पर निर्भर रही थी, अब खुद निर्णय लेती है। वह अस्पताल जाती है, डॉक्टर से बात करती है और बर्फी के इलाज के लिए एक एनजीओ से मदद मांगती है। उसकी दृढ़ता देखकर डॉक्टर भी चौंकते हैं। एक वह लड़की जो बोल नहीं सकती थी, आज बर्फी के लिए पूरे अस्पताल को हिला देने की ताकत रखती है। बर्फी को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और इलाज शुरू होता है। इस दौरान झिलमिल हर वक्त उसके पास रहती है, उसका हाथ थामे, आंखों से उसे ताकती हुई, जैसे कह रही हो, तुम लड़ो, मैं यहाँ हूँ। बर्फी को हर दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है, बीमारी से, शरीर की कमजोरी से और मृत्यु की आहट से। लेकिन झिलमिल की उपस्थिति उसे हिम्मत देती है। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इस बीच एक दिन श्रुति एक चिट्ठी भेजती है। वह बर्फी और झिलमिल के बारे में जानकर भावुक होती है और लिखती है, मैंने कभी समझा नहीं था कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, लेकिन अब समझ गई हूँ। तुम दोनों ने मुझे वो दिखाया जो किताबों में नहीं मिलता, मौन में छुपी भावना, स्पर्श में छुपी भाषा और त्याग में छुपा स्नेह। तुम दोनों को एक साथ देखकर लगता है जैसे जिंदगी को सही रूप में देख रही हूँ। बर्फी उस चिट्ठी को पढ़ता है और मुस्कुराता है। वह जानता है कि श्रुति अब शांति में है, उसकी जगह अब झिलमिल ने भर दी है। कुछ महीनों बाद बर्फी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अस्पताल से बाहर निकलते ही वह झिलमिल को गले लगा लेता है। न कोई शब्द, न कोई वादा, सिर्फ एक अपनापन जो दुनिया की हर भाषा से बड़ा है। भाग 5 का अंत होता है इस भावुक क्षण पर, जब जीवन ने फिर से बर्फी और झिलमिल को एक नई शुरुआत दी है, एक ऐसी शुरुआत जो प्रेम, त्याग और मौन के रिश्ते से जुड़ी है। भाग 6 में नई जिंदगी, समाज का सामना और बर्फी की अनोखी शादी, जिसमें बर्फी की बीमारी, झिलमिल की निस्वार्थ सेवा और जीवन की नई शुरुआत को दर्शाया गया है। भाग 6 नई जिंदगी, समाज का सामना और बर्फी की अनोखी शादी।
बर्फी अब स्वस्थ हो चुका था, लेकिन बीमारी ने उसे यह समझा दिया था कि जीवन में हर लम्हा कितना अनमोल है। वह अब और भी ज्यादा झिलमिल के करीब हो गया था। दोनों ने साथ में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब बर्फी ने तय कर लिया था कि वह झिलमिल से शादी करेगा। यह निर्णय उसके दिल की गहराइयों से निकला था और वह समाज की परवाह किए बिना झिलमिल को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। बर्फी शादी की तैयारी में लग गया, लेकिन समाज और रिश्तेदारों ने इस रिश्ते पर कई सवाल उठाए। कुछ ने ताना मारा, एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की से शादी, तो कुछ ने उपहास उड़ाया। लेकिन बर्फी ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया। उसके लिए झिलमिल सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो उसके प्रेम को बिना बोले समझती थी। शादी के दिन कुछ करीबी दोस्त और मोहल्ले के बच्चे जो झिलमिल के रंगों के साथ खेलते थे, मौजूद थे। एक मंदिर में बिना पंडित, बिना शोर शराबा, सिर्फ एक मौन और सादगी भरे वातावरण में बर्फी ने झिलमिल को माला पहनाई। झिलमिल मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जिसमें दुनिया के सारे उत्तर छुपे थे। शादी के बाद बर्फी और झिलमिल ने वही पुराना घर लिया जिसे वे पहले किराए पर ढूंढ रहे थे। वहां उन्होंने अपना छोटा संसार बसाया। बर्फी की चाय की दुकान अब और भी प्रसिद्ध हो चुकी थी, क्योंकि लोग उसकी कहानी से प्रेरित होते थे। एक दिन श्रुति शहर में आई और पुराने रास्तों पर घूमते हुए बर्फी की दुकान तक पहुंच गई। वहां उसने बर्फी को झिलमिल के साथ देखा। दोनों एक कप चाय के साथ बैठे थे। झिलमिल बर्फी को मुस्कुराकर देख रही थी और बर्फी झिलमिल के चेहरे पर हाथ फेर रहा था। दोनों के बीच न कोई शब्द था, न जरूरत, बस मौन प्रेम। श्रुति मुस्कुरा दी। उसके दिल में एक शांति थी। वह बर्फी के पास गई, चाय का कप लिया और तीनों साथ बैठ गए। शाम ढलने लगी थी। बर्फी ने पास पड़ी बांसुरी उठाई और एक मीठी धुन बजाने लगा, वो धुन जो कभी झिलमिल के लिए उसके दिल से निकली थी। और झिलमिल वहीं बैठी चुपचाप सुनती रही, हर स्वर को समझती हुई, हर लय में बर्फी का प्रेम महसूस करती हुई। भाग 6 का अंत होता है इस दृश्य से। 3 लोग एक बेंच पर बैठे 3 अलग अलग रास्तों से गुजरकर एक जगह पहुंचे, जहां न कोई शिकायत थी, न कोई पछतावा, सिर्फ स्वीकृति, प्रेम और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद। भाग 7 में वर्षों बाद की कहानी, झिलमिल की आत्मनिर्भरता और बर्फी की अंतिम चाहत, जिसमें बर्फी और झिलमिल की अनोखी शादी, समाज से संघर्ष और अंत में सच्चे प्रेम की जीत को दर्शाया गया है। भाग 7 वर्षों बाद की कहानी, झिलमिल की आत्मनिर्भरता और बर्फी की अंतिम चाहत। समय बीतता गया। बर्फी और झिलमिल की जिंदगी अब एक सुंदर आदत बन चुकी थी। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके प्रेम में वही मासूमियत, वही मौन समझ और वही अपनापन बना रहा। अब वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां बर्फी की दुकान बच्चों और बूढ़ों के बीच हंसी ठिठोली की जगह बन चुकी थी। झिलमिल ने अब रंगों से जुड़ा एक छोटा कला केंद्र शुरू कर दिया था, जहां वह बच्चों को पेंटिंग और मूर्तियां बनाना सिखाती थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसे एक कला गुरु के रूप में पहचानने लगे। यह वही झिलमिल थी जो कभी अपने शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब वह अपनी कला के जरिए बोल रही थी, इतने प्रभावशाली ढंग से कि लोग उसकी मौन अभिव्यक्ति को आत्मा से महसूस करने लगे थे। बर्फी गर्व से उसकी प्रगति देखता था। वह जानता था कि झिलमिल ने खुद को जिस तरह संवारा है वह एक उदाहरण है, लेकिन उम्र अब उसके चेहरे पर उतरने लगी थी। बाल सफेद होने लगे थे, सांसें कभी कभी थमने लगती थीं और वो चुलबुला बर्फी अब शांत हो चला था। एक रात जब झिलमिल उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है जीवन से, बर्फी सिर्फ मुस्कुराता है और इशारे से बताता है, अगर मेरी मृत्यु हो तो तुम रोना मत, बस उसी धुन को बजाना जो मैंने पहली बार तुम्हारे लिए बांसुरी पर बजाई थी। झिलमिल रोती नहीं, वह सिर हिलाकर मान लेती है। अब वे दोनों जीवन को आखिरी पलों तक जीने लगे थे, हर दिन को आखिरी समझकर, हर लम्हे को सहेजकर। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण झरोखे से भीतर आई, बर्फी हमेशा की तरह उठता नहीं। वह चुपचाप सो रहा होता है, उसका चेहरा शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे वह किसी मीठे सपने में खो गया हो। झिलमिल समझ जाती है कि अब बर्फी चला गया है, बिना शोर, बिना अलविदा, जैसे उसकी पूरी जिंदगी थी। वह उसे अंतिम बार निहारती है, फिर बांसुरी उठाती है और वही पुरानी धुन बजाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते, बस उसकी कला बोलती है, एक विदाई की मौन भाषा। गांव वाले बर्फी के अंतिम संस्कार में आते हैं।
कोई शोर नहीं होता, कोई भाषण नहीं होता, सिर्फ झिलमिल की धुन होती है जो सबको यह समझा देती है कि प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। झिलमिल अकेली नहीं होती, उसके पास अब उसकी कला है, बर्फी की यादें हैं और उसका अपनाया हुआ जीवन है जिसे उसने खुद गढ़ा है। वह अब भी बच्चों को सिखाती है, बर्फी की कहानियां सुनाती है और हर शाम वही धुन बजाती है जिससे प्रेम की शुरुआत हुई थी। भाग 7 समाप्त होता है उस दृश्यों के साथ जहां झिलमिल एक चित्र बना रही होती है, एक चित्र जिसमें एक लड़का बिना मुंह खोले हंस रहा है और एक लड़की रंगों से उसे सजा रही है। वह तस्वीर बर्फी और झिलमिल की कहानी है जो शब्दों से परे है लेकिन दिलों में हमेशा के लिए बस गई है। भाग 8 में झिलमिल की विरासत, श्रुति की वापसी और बर्फी की कहानी का समाज में प्रभाव। भाग 7 अब जोड़ दिया गया है जिसमें वर्षों बाद की शांत जिंदगी, बर्फी की अंतिम विदाई और झिलमिल की आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया है। भाग 8 झिलमिल की विरासत, श्रुति की वापसी और बर्फी की कहानी का समाज में प्रभाव। बर्फी की मृत्यु के बाद जीवन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था, लेकिन झिलमिल ने हार नहीं मानी। उसने बर्फी की यादों को संजोकर उनकी कहानी को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह केवल एक पत्नी या प्रेमिका नहीं रही थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव में एक छोटा सा संस्थान खोला, बर्फी केंद्र, जहां मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए कला, संगीत और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। इन बच्चों के जीवन को रंगों से भरना शुरू किया। बर्फी केंद्र धीरे धीरे एक मिशन बन गया। वहां के चित्र, बच्चों की मुस्कान और झिलमिल की चुपचाप सेवा ने लोगों के दिलों में बर्फी और झिलमिल की कहानी को जीवंत कर दिया। उधर श्रुति अब पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पण और समाज सेवा में झोंक चुकी थी। एक दिन उसे एक समाचार पत्र में बर्फी केंद्र के बारे में एक लेख मिला जिसमें झिलमिल की कहानी और बर्फी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया था। श्रुति का दिल भर आया। उसे एक बार फिर उन दोनों की यादें सताने लगी। वह कोलकाता आई और सीधे बर्फी केंद्र पहुंची। वहां उसने झिलमिल को देखा, अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और संकल्पित। झिलमिल ने उसे देखा और दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को पहचान लिया। श्रुति ने भावुक होकर झिलमिल से कहा, तुमने बर्फी को अमर बना दिया है। तुम्हारी खामोशियों ने वह कह दिया जिसे हम कभी शब्दों में नहीं कह सके। झिलमिल ने उसे बर्फी केंद्र की सैर कराई। वहां की दीवारों पर बर्फी की तस्वीरें, बच्चों की रंगीन पेंटिंग्स और एक कोना जहां बर्फी की बांसुरी रखी थी, सब कुछ बोल रहा था। श्रुति ने उस कोने में बैठकर बर्फी की बांसुरी को उठाया और वही धुन बजाने की कोशिश की जो उसने आखिरी बार सुनी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे बर्फी की आत्मा वहीं थी, उनकी मुस्कानों में, रंगों में और झिलमिल की दृढ़ता में। अब समाज भी बर्फी और झिलमिल की इस प्रेम कहानी से प्रेरणा लेने लगा था। कई स्कूलों और कॉलेजों में बर्फी केंद्र की कहानी पर सेमिनार होने लगे। लोग समझने लगे कि प्रेम, साथ और अपनापन ये किसी भाषा या मानसिक अवस्था के मोहताज नहीं होते। भाग 8 समाप्त होता है एक दृश्य से जहां एक बच्चा झिलमिल से पूछता है, दीदी, बर्फी अंकल कौन थे? झिलमिल मुस्कुराकर उसकी उंगली पकड़ती है, उसे उस चित्र के पास ले जाती है जो उसने कभी खुद बनाया था, जिसमें एक लड़का बिना बोले हंस रहा होता है, और वह कहती है, वो थे प्रेम की सबसे प्यारी तस्वीर। भाग 9 में एक नई पीढ़ी, बर्फी की कहानी पर फिल्म और झिलमिल की नई भूमिका। भाग 8 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें झिलमिल की सामाजिक विरासत, श्रुति की भावुक वापसी और बर्फी की प्रेरक कहानी को समाज में फैलते हुए दिखाया गया है। भाग 9 एक नई पीढ़ी, बर्फी की कहानी पर फिल्म और झिलमिल की नई भूमिका। बर्फी केंद्र अब केवल एक संस्था नहीं रहा था, वह एक आंदोलन बन चुका था। कोलकाता से लेकर दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु तक लोग झिलमिल और बर्फी की कहानी से प्रेरणा लेने लगे थे। जीवन ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेम की भाषा मौन भी हो सकती है और अपनापन किसी दिमागी या शारीरिक सीमाओं में नहीं बंधता। झिलमिल अब 40 की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो वर्षों पहले बर्फी के प्यार में थी।
बच्चों की एक नई पीढ़ी उसके सान्निध्य में बड़ी हो रही थी, जो सहानुभूति, कला और आत्मसम्मान के मूल्यों पर चलना सीख रही थी। एक दिन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बर्फी केंद्र पहुंचा। उसने झिलमिल से अनुरोध किया कि वह बर्फी और उसकी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहता है ताकि यह प्रेरणा देश के हर कोने में पहुंच सके। पहले तो झिलमिल ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने बच्चों की आंखों में बर्फी को देखने की इच्छा देखी तो उसने शर्त रखी, फिल्म में कोई नाटकीयता नहीं होगी, बस सच्चाई और संवेदनशीलता होगी। फिल्म बनने लगी, नाम रखा गया बर्फी, एक मौन प्रेम कथा। इसमें बर्फी की भूमिका एक नवोदित अभिनेता ने निभाई और झिलमिल की भूमिका एक सधी हुई अभिनेत्री ने, जो खुद झिलमिल के संपर्क में रहकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। झिलमिल ने कहानी के हर दृश्य की निगरानी की और जब पहली बार फिल्म का ट्रेलर आया तब गांव के बच्चों की आंखें चमक उठीं। फिल्म रिलीज हुई और देश भर में धूम मचा दी। लोगों ने रोते हुए, हंसते हुए चुपचाप सिनेमा हॉल छोड़े। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक इंसान की गहराई और भावना की समझ थी। हर दृश्य में झिलमिल की मौन ताकत और बर्फी की बाल सुलभ सरलता जीवंत हो गई। अब झिलमिल को कई मंचों से बुलावा आने लगा, समाज सेवी पुरस्कार, महिला सशक्तिकरण मंच, मानसिक विकलांगता जागरूकता संगोष्ठियां, लेकिन वह ज्यादातर इन सबसे दूर रहती। उसके लिए सच्चा मंच वही था जहां वह बच्चों को सिखाती थी, जहां वह बर्फी की याद में रंगों से जीवन रचती थी। एक दिन फिल्म निर्माता फिर आया और एक छोटी लड़की को साथ लाया जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवटता थी। उसने झिलमिल से विनती की, क्या आप इसे अपने साथ रख सकती हैं? इसे कोई नहीं समझ पाता। झिलमिल ने बच्ची को गोद में उठा लिया, उसकी हथेलियां सहलाईं और धीमे से सिर हिलाकर कहा, अब यह मेरी बेटी है। भाग 9 समाप्त होता है उस दृश्य से जब झिलमिल उस बच्ची को सिखा रही होती है कि कैसे रंगों से अपना मन व्यक्त किया जाए, और दीवार पर बनी एक नई चित्रकथा में वह बच्ची बर्फी और झिलमिल के बीच खड़ी होती है। 3 छायाएं, एक साथ, एक परंपरा की, एक वर्तमान की और एक भविष्य की। भाग 10 में झिलमिल की वृद्धावस्था, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी और बर्फी की विरासत का अंत नहीं। भाग 9 अब जोड़ दिया गया है, जिसमें नई पीढ़ी, बर्फी पर बनी प्रेरणादायक फिल्म और झिलमिल की भूमिका को विस्तार से दर्शाया गया है। भाग 10 झिलमिल की वृद्धावस्था, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी और बर्फी की विरासत का अंत नहीं। समय की धारा कभी किसी के लिए नहीं रुकती। बर्फी केंद्र अब एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका था। भारत के कई हिस्सों में उसकी शाखाएं खुल गई थीं। हर शाखा में झिलमिल की आत्मा बसती थी, उसके विचार, उसका समर्पण और बर्फी के प्रति उसका मौन प्रेम। अब झिलमिल वृद्ध हो चुकी थी, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो किसी समय बर्फी की मुस्कान से जगी थी। वह अब उतना सक्रिय नहीं थी, लेकिन रोज बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाती, रंगों में जीवन सिखाती और हर शाम वही पुरानी बांसुरी की धुन बजाती जो अब पूरे केंद्र की पहचान बन गई थी। उस बच्ची को, जिसे झिलमिल ने अपनी बेटी के रूप में अपनाया था, अब सभी छोटी झिलमिल कहने लगे थे। वह अब बड़ी हो चुकी थी और बर्फी केंद्र की नई निर्देशक बन गई थी। उसमें भी वही संवेदनशीलता थी, वही मौन की समझ जो झिलमिल में थी। वह आधुनिक थी, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान। एक दिन जब बारिश हो रही थी, जैसे उस दिन जब बर्फी पहली बार झिलमिल से मिला था, झिलमिल अपनी कुर्सी पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बर्फी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, बगल में बांसुरी रखी थी। उसकी बेटी उसके पास आई, उसके पैर दबाते हुए बोली, माँ, आपको कुछ चाहिए? झिलमिल ने सिर हिलाकर मना किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी पुराने लम्हे में डूब गई हों, शायद उस पहली मुलाकात में, शायद उस शादी की सुबह में, या शायद उस आखिरी धुन में जो बर्फी के चले जाने पर उसने बजाई थी। अगली सुबह जब सब बच्चे आए, झिलमिल नहीं उठी। वह उसी कुर्सी पर बैठी थी जैसे हमेशा बैठती थी, बस उसकी सांसें अब थम चुकी थीं। उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ, जैसे बर्फी ने आकर फिर से उसका हाथ थाम लिया हो।
छोटी झिलमिल ने बांसुरी उठाई और उसी धुन को बजाया। पूरे केंद्र में मौन फैल गया। हर बच्चा समझ गया कि आज कहानी का एक अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन किताब अब भी खुली हुई है। झिलमिल की याद में एक विशाल चित्रशाला बनाई गई, जिसमें उसके बनाए चित्र, बच्चों के बनाए स्केच और एक दीवार पर वह चित्र जो उसने बर्फी और अपने साथ मिलकर बनाई थी, 3 छायाओं वाली। समाज अब बर्फी और झिलमिल को प्रेम, सेवा और संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में याद करता है। उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किए गए, किताबें लिखी गईं और हर साल 21 सितंबर को मौन प्रेम दिवस मनाया जाने लगा। भाग 10 का अंत होता है एक नई बच्ची के हाथ में बांसुरी के साथ, वह बच्ची जो बर्फी और झिलमिल को नहीं जानती, लेकिन उनके गीतों को गुनगुनाती है। उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसका चित्र यही बताता है कि सच्चे प्रेम की कोई उम्र नहीं होती और बर्फी की विरासत कभी समाप्त नहीं होती।